नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने भारतीय कबड्डी टीम को बधाई दी है। दूसरी खबर भिवानी से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। तीसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने इस दौरान कहा है कि हमें किसी गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां मानसून के दस्तक के बाद जिले में लोग बीमार पड़ने लगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय कबड्डी टीम चैंपियन यहां पर एक बार बनी है और भारतीय टीम ने इतिहास यहां पर रचा है। लगातार 8वीं बार ये जीत दर्ज यहां पर की है और इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, कृषि मंत्री का कांग्रेस पर यहां पर वार देखने को मिला है। तीसरी खबर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हुंकार भरी है और कहा है कि हमें किसी भी गठबंधन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चौथी खबर मॉनसून से जुड़ी है, जहां पर मॉनसून में हो रही बारिश से कई बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। तो बात करेंगे पहली बड़ी खबर की, जहां कोरिया के बुसान में डोंग ह्यूई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ओकडांग सांस्कृतिक केंद्र में फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब दोबारा हासिल करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय कबड्डी टीम को बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, बिना एक भी मैच हारे 8वीं बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय कबड्डी टीम को हार्दिक बधाई। कोरिया में हुए इस मैच में टीम के हर सदस्य ने अपने शानदार प्रदर्शन से हम सभी को गौरवान्वित किया है। हम सभी यूं ही उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते रहें, ऐसी मेरी कामना है। तो लगातार 8वीं बार जीत दर्ज कर चैंपियन बनी कबड्डी टीम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी है और कहा है कि लगातार आप ऐसे ही खेलते रहें ताकि भारत की झोली में लगातार ऐसे ही मेडल आते रहें और देश का नाम और ऊंचा हो। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने एक बार फिर इतिहास रचा है। लगातार 8वीं बार यहां कबड्डी टीम ने जीत दर्ज की है। तो सीएम मनोहर लाल ने बधाई देते हुए लिखा है कि शानदार प्रदर्शन से आप सभी ने सभी को गौरवान्वित किया है। तो एक ऐतिहासिक जीत यहां पर भारतीय टीम की देखने को मिली है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी जीत लिया है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया के बुसान में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 42-32 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और एक बड़ी खबर और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह भी है कि भारतीय पुरुष टीम ने 8वीं बार लगातार अपने नाम ये जो खिताब है वो किया क्या। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ सुनील डब्बास जुड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय टीम महिला कबड्डी कोच हैं। आपका बहुत स्वागत है सुनील डब्बास जी। किस ऐसी जीत को आप किस तरीके से देखती हैं सुनील जी, क्योंकि एक बड़ा खिताब यहां पर भारतीय टीम ने जीता है और एक बार फिर विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है।
मैं तो इंडिया ने जो पिछली बार 2018 एशियन गेम्स में ईरान ने हमारा गोल्ड छीन लिया था, तो उसके बाद से एक लगातार कसक चली हुई थी कि हम ईरान को कब हराएं, कब हमारे पास ऐसा मौका मिलेगा कि ईरान को हम बीट करें और वापस अपना गोल्ड है वो ताज अपने भारत के सिर पर रखें। तो ये एक वही मोमेंट है जो भारत ने लीग मैच में भी और फाइनल मैच में भी ईरान से ही भिड़ा और दोनों मैचेज में काबिले तारीफ खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। लीग मैच में 5 पॉइंट के डिफरेंस से ईरान को हराया था, 33-28 का स्कोर था, लेकिन फाइनल मैच में बच्चों ने और भी अच्छा तगड़े होकर खेले और जो परफॉर्मेंस दी फाइनल में 10 पॉइंट के स्कोर से लीड से उन्होंने ईरान को बीट किया। तो 2018 की जो एक एशियन गेम्स की हारने की कसक थी वो पूरी हुई और अब आने वाला जो एशियन गेम है 2023 सितंबर में, अभी 3 महीने बाद एशियन गेम्स होने जा रहे हैं दोबारा, तो इसके लिए हमारे खिलाड़ियों का एक मोरल अप हुआ है और भारतीय जो ताज है वो हमारे सिर पर वापस आ गया और आगे आने वाले एशियन गेम्स में ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी रहेगा और हमारे खिलाड़ियों का एक कॉन्फिडेंस लेवल है, मोरल बूस्टअप हुआ है। तो जरूरत से ज्यादा बच्चों का मैं समझती हूँ कि इस समय पर मोरल लेवल है वो हाई होना बहुत जरूरी था और वो हाई हुआ है। इसका फायदा हमें आने वाले एशियन गेम्स में भी मिलेगा। तो मैं सभी खिलाड़ियों को, कोचिज का बहुत ही अहम रोल रहा क्योंकि 2-3 बार ऐसा समय आया कि हमारी जो इंडियन टीम की लाइन और लेंथ है लय थोड़ी बिगड़ी, थोड़ा सा उन्होंने हमारा टेम्पो है वो ब्रेक किया, लेकिन उस टेम्पो को कवर अप करने में कोचिज ने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिए और कुछ प्लेयर्स को उन्होंने सब्स्टिट्यूट भी किया। तो उनकी भी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने टीम को एक सही लाइन लेंथ पर चलाकर एक सेरेब्रल गेम जो कबड्डी का दिखाया है वो खेल के दिखाया है और दोनों कोचिज को और प्लेयर्स को और पूरे भारतीय जनता को मैं दिल से बधाइयां देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि हमारा भारतीय जो है ताज वापस भारत के सिर पर आ गया। जी बिल्कुल, बहुत सुनील जी बेहद गर्व की बात है कि हमारी टीम ने 8वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। सुनील जी, जो दर्शक यहां पर देख रहे थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से शुरुआत के 5-7 मिनट जो ईरान की टीम है वो हावी जरूर पड़ रही थी, लेकिन उसके बाद जो कमबैक यहां पर भारतीय टीम ने किया है और कप्तान पवन ने और साथ ही जो बाकी खिलाड़ी हैं उन्होंने ताबड़तोड़ रेड कर ईरान को पस्त कर दिया। ये जब हमारा ईरान के साथ पहले मैच हुआ था लीग मैच, तो उसमें हम पहले हाफ में ईरान को हमने 1 साइडेड बीट किया हुआ था और पवन उनकी समझ से बाहर था, अर्जुन देशवाल भी समझ से बाहर था और असलम इनामदार भी उनकी समझ से बाहर था। तो ये तीनों प्लेयर्स पे जैसे ही हमारा फाइनल मैच में पहुंचा तो मैंने पहले ही हम लोगों ने कोचिज ने डिस्कस किया था कि अब वो जरूर अब पवन को फाइनल मैच में ट्रैप करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने वो ऐसा करने की कोशिश भी की क्योंकि पहली ही कैच है वो पवन को उन्होंने कैच में लिया। उन्होंने प्लानिंग की थी पवन को ट्रैप करने की, लेकिन हमारा ये बड़ा सूझबूझ कर एक अच्छा खिलाड़ी है, एक बार अगर कैच में आ गया तो दूसरी बार उसने अपना सारा स्ट्रेटेजी है वो चेंज करके ही खेला है। तो पवन को ट्रैप करना, अर्जुन को ट्रैप करना और ऊपर से हिना असलम को, तो ये सारी चीजें हैं वो उनके बलबूते से बाहर की थी और हमारे खिलाड़ियों के पास जो है स्ट्रेटेजीज के और टैक्टिक्स के जो बैग्स हैं वो फुल थे। अगर एक हमारी स्ट्रेटेजी फेल होती है तो हम दूसरी पे आते हैं, दूसरी फेल होती है तो तीसरी पे, तो हमारे जो टैक्टिक्स के बैग हैं वो फुल थे, हमारा स्टोरेज काफी था, इसलिए उनकी समझ से हमने जो है गेम को चेंज किया और वो जिस तरीके से हमें अपने लाइन लेंथ के अकॉर्डिंग गेम को लेके वापस लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ थी एग्रेशन के साथ हमने पूरा मैच इंडिया ने खेला और खिलाड़ियों ने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। तो सभी खिलाड़ी हैं उन पर हम गर्व करते हैं और वो सभी बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सबकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और एक बार फिर देश का नाम बहुत ऊंचा है। बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे हैं जहां उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन कर जल्द ही समाधान के निर्देश दिए हैं। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और साथ ही देश प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखी है, जहां उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी की बजाय गुट बन चुकी है और केजरीवाल किसानों के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी वोट बैंक के लिए झूठे वादे करने का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि जब तक केजरीवाल हरियाणा को एसबीआईएल का पानी नहीं दे देते तब तक हरियाणा में आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। केजरीवाल पानी न देकर किसानों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर में आपस में जातीय हिंसा चल रही है और सरकार पूरी प्रयत्न कर रही है कि ये हिंसा समाप्त हो और ऐसे वक्त में विपक्षी पार्टियों को भी सद्भावना बढ़ानी चाहिए, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। राहुल गांधी जी को इसीलिए रोका गया था कि वहाँ जो है अभी स्थिति सामान्य नहीं है, जब तक सामान्य स्थिति न हो जाए उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी पार्टियों को अपना प्रचार प्रसार करने का लोकतंत्र में हक है और कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि संगठन को बढ़ाना। इतने सालों से 9-10 साल से कोशिश कर रही है कि वो जिला अध्यक्ष और अपने जो हल्का के अध्यक्ष बनाने में सक्षम नहीं हुए, तो पार्टी है कहां पर? जिस गुट का प्रभुत्व हो जाता है वो गुट रैलियां कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस ने पिछले कई सालों में एक भी रैली नहीं की जिसमें पूरी कांग्रेस शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। 2024 के चुनावों में कांग्रेस हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और उसे किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी और जजपा की गठबंधन वाली सरकार तो वैसे भी जाने वाली है। इसके लिए हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है। ये सब कुछ कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का, जो शनिवार को नारनौल में आयोजित कांग्रेस की कार्यकर्ता मीटिंग में जाते समय रेवाड़ी में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। रेवाड़ी पहुंचने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा की अगुवाई में कांग्रेसियों ने दीपेंद्र हुड्डा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की मौजूदा सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के 9.5 सालों के कार्यकाल में प्रदेश का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है। नारनौल में हमारी वर्कर मीटिंग है, उसके लिए हम लोग जा रहे थे। रेवाड़ी में जो सभी कांग्रेस के हमारे सभी साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने जो स्वागत किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे डॉक्टर एमएल रंगा जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, इन्होंने इनके काफी प्रयास रहे, भाई दिनेश के प्रयास रहे। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जुड़ गए हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका। केवल जी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान जो सामने आया है, क्या उससे यह माना जाए कि हरियाणा में जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है या हो सकता है वो नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस खुद सक्षम है 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए, ये जो कहा गया है? जी, बिल्कुल ठीक कहा है। हरियाणा में कांग्रेस बिल्कुल सक्षम है। किसी का कोई गठबंधन हरियाणा लेवल पे ना हो रहा है, ना होगा, ना ही जरूरत है अभी कांग्रेस को। जब देश की प्रदेश की या देश की जो प्रक्षेप में जो बातचीत चल रही है वो अलग मामला है। हरियाणा के मामले में कोई भी किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, ना होगा। केवल ढींगरा जी, लेकिन बड़े स्तर पर तो गठबंधन यहां पर बैठकें चल रही हैं, बिहार में बैठक होती है, वहां पर सब नेता जाते हैं, बातचीत करते हैं और बीजेपी सरकार को हटाने की बातें करते हैं। लेकिन हरियाणा में और भी जो दल हैं वो भी कांग्रेस की तरफ देखते हैं कि शायद उनको गठबंधन मिल जाए, उनको सहारा मिल जाए, तो उसके बाद वो सरकार को हटा सकें। देखिए, वो लोकसभा का मामला है। लोकसभा की बात कुछ और होती है, विधानसभा की कुछ और होती है। लोकसभा के अंदर जो मामले चल रहे हैं, जो महागठबंधन की चर्चा चल रही है, वो एक अलग विषय है। उस विषय पे मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी उनकी अगली मीटिंग जो होगी उसमें कुछ तय होगा। अगली मीटिंग में क्या होता है वो लोकसभा के लिए है। लेकिन विधानसभा के लिए हरियाणा बिल्कुल सक्षम है और हम जो है 90 सीटों पे जीतने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं
और जिस तरह से भाजपा की जो 9 साल की नीतियां रही हैं और कांग्रेस की 9.5 साल की जो कांग्रेस का हुड्डा साहब का राज रहा है, उसका कंपैरिजन जनता कर रही है और इनको उखाड़ फेंकने के लिए, भाजपा को खत्म करने के लिए, इनकी सरकार को जाने के लिए तैयार कर रखा है। ठीक है केवल नकवी जी, लौटता हूं आपके पास। केवल जी लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदुरावल भी जुड़ गए हैं। विदुरावल जी, बहुत स्वागत है आपका। विदुरावल जी, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया, सुना होगा आपने किस तरीके से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हरियाणा में सक्षम है सभी विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पापा और बेटे में आपस में तालमेल की कुछ कमी हुई है। पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि हम सभी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बैठकर चुनावी तालमेल करने के लिए तैयार हैं। बेटा जी कह रहे हैं कि नहीं, अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले अकेले कांग्रेस में भी अकेले अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस भी 4 तरह की है, हम जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, कुमारी शैलजा कांग्रेस, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस, किरण चौधरी कांग्रेस। उसमें भी कहते हैं नहीं 90 की 90 सीटें अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस लड़ेगी। तो मुझे लगता है पापा बेटे में आपस में जो है सुलह नहीं हुआ। रात को, शाम को जब कार्य से निवृत्त होकर आए, बैठे, आपस में चर्चा करें कि सही लाइन कौन सी लेनी है। यहाँ बाकी जो चमचे हैं केवल ताली बजाने के लिए हैं। पापा जी कुछ कहेंगे उस पर भी ताली बजाएंगे, बेटा जी कुछ बोलेंगे उस पर भी ताली बजाएंगे। ऐसे कैसे चल सकता है? और वैसे भी राष्ट्रव्यापी भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से सभी चोर और लुटेरे इकट्ठे आ चुके हैं और सब इकट्ठे होकर बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए, सीबीआई से बचने के लिए, इस देश की जनता से बचने के लिए, अपने कुकर्मों के पश्चाताप से बचने के लिए किस प्रकार चाहते हैं कि देश की सत्ता को किसी तरह से बेदखल कर दिया जाए, देश में सत्ता पे वो सत्तासीन हो जाए, या मौजूदा जो मोदी सरकार है जो भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रखती है, जो वंशवादियों का काल बनकर आई है, उनके खिलाफ किस प्रकार से कोई एक मोर्चा बना दे और उस सरकार को किसी प्रकार से वापिस आने से रोके। लेकिन देश की जनता इन सब पिटे हुए मोहरों को नकार चुकी है, इनके प्रति 0 उनका विश्वास है। ये सभी नकारे पिटे हुए लोगों के साथ भारत की जनता, हरियाणा की जनता नहीं जाने वाली है। एक बात तो यहाँ पर आपके टीवी चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी स्वीकार कर दी कि लोकसभा में उनका कुछ नहीं है, लोकसभा में उन्हें बहुत आवश्यकता है। हाँ, विधानसभा में शायद थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं, उनका ये भ्रम विधानसभा में भी टूटेगा। और उससे पहले लोकसभा में तो पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि लोकसभा की बात कुछ और है, विधानसभा की बात कुछ और है। ठीक है, हमारे साथ केवल डिंगरा जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। केवल डिंगरा जी, क्या कुछ कहेंगे? सुना आपने अभी। देखिए, मैं ऐसे प्रवक्ताओं का जवाब देना अच्छा नहीं समझता जो सीनियर लीडर की इज्जत ना करता हो। और देखिए, जिस तरह से ये इज्जत कर रहे थे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, उनको किस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, ये जनता देख रही है। और जनता ये फैसला कर देगी कि ऐसे बीजेपी के अहंकारी नेताओं के जवाब में क्या होना चाहिए। और ये अहंकारी नेता जो हैं, इनको तो जनता जवाब देगी ना। कांग्रेस तो अपने काम से, अपने विकास से चलती थी। अब ये जो ऐसे अहंकारी नेता देश के अंदर आए हैं जिन्होंने प्रदेश और देश को नहीं, केवल डिंगरा जी, वो तो ये पूछ रहे हैं ना कि लोकसभा की बात अलग क्यों और विधानसभा की बात अलग क्यों? अगर कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अकेले और जीतने की बात भी कर रही है, तो लोकसभा में ऐसा क्यों है? और फिर गठबंधन जो विपक्षी बना रहे हैं उनके साथ ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक महागठबंधन की बात है वो लोकसभा के लिए है। लोकसभा का पूरे देश का चुनाव है फॉर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट या प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसके लिए मामला अलग अलग स्टेटें आ जाती हैं, अलग अलग सारा सिस्टम आ जाता है। उसके लिए जो बात चल रही है वो अलग मामला है, मैंने आपको पहले भी कहा था। लेकिन जहां तक स्टेट का मामला है, स्टेट में कांग्रेस जो है सक्षम है, किसी को साथ लेकर नहीं चलेगी। लेकिन ऐसे प्रवक्ताओं को मैं जवाब नहीं देना चाहता जिनको शब्दों की समझ ना हो और जिनको शब्दों का लहजा ना पता हो और माननीय लीडर का सम्मान ना करते हो, उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। विदुरावल जी, पता ये माननीय पापा जी के प्रवक्ता है या माननीय बेटा जी के प्रवक्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा कौन सा शब्द जिन्हें चुप गया मुझे बताते तो मैं उसमें सुधार भी करता। खैर, कोई बात नहीं। मेन विषय यही है कि अभी अभी आपके टीवी चैनल पर फिर से दूसरी बार कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया
कि वो लोकसभा में चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। इस बात को उन्होंने फिर से रेखांकित किया कि देखिए, लोकसभा में हम सक्षम नहीं है, विधानसभा में सक्षम हो सकते हैं लेकिन लोकसभा में नहीं है। इसलिए लोकसभा में हमें गठबंधन की आवश्यकता है। और उनकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी ही है ना। नहीं, क्या पता विदुर रावल जी वो ये सोच रहे हो कि विधानसभा में अगर प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसके बाद लोकसभा का सोचा जाएगा। हाँ, मतलब अभी पहले लोकसभा 2024 आएगी, फिर विधानसभा 2029 आएगी, 2024 आएगी। अगर विधानसभा 2024 में इनका खाता नहीं खुलने वाला, अगर 2024 में इनका गलती से खाता खुल गया तो फिर लोकसभा 2029 की बात कर रहे हैं। ये आपकी बात ठीक हो सकती है। 24 में तो इनका कोई ना लोकसभा में ना विधानसभा में कोई चांस बचा है। देश की जनता और हरियाणा की जनता जिस प्रकार से संकेत दे रही है, जिस प्रकार से स्नेह प्रेम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर लुटा रही है, उस आशीर्वाद के बूते और जो जनसेवा हमने की है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए हैं, हम आश्वस्त हैं, हम पूरे आत्मविश्वास से लबालब हैं। जनता का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर लोकसभा में 10 सीटें जीतने वाले हैं और विधानसभा में फिर से चुनाव जीतकर हरियाणा के अंदर इतिहास बनाने वाले हैं। कोई भी पार्टी आज तक लगातार 3 चुनाव हरियाणा में नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी यह इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ी है। ठीक है विदुर रावल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही केवल जिंगरा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। जहां 15 जिलों में जमकर बरसात हो रही है, वहीं 7 जिलों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है। 23 से 29 जून तक की बात की जाए तो हरियाणा में सामान्य से 180% बारिश अधिक हुई है। वहीं फरीदाबाद में 2 दिन लगातार हुई बारिश से लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ विनय गुप्ता से खास बातचीत की है। जिस तरीके से मौसम बदलता जा रहा है, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश भी लगातार पड़ रही है, क्योंकि लोग जो है अपना स्वास्थ्य का कैसे बचाव करें अपने आप को लेकर के हमारे साथ सीएमओ विनय गुप्ता जी हैं, उनसे जानते हैं कि लोग किस तरीके से बचाव करना चाहिए, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे चुके हैं। तो मच्छरों से बदलते मौसम के अंदर यदि कहीं पर पानी का इकट्ठा होता है तो मच्छरों के पनपने की संभावना होती है। इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि मच्छर आपके एरिया में ना पनपते। कूलर जो आपके खुले हुए हैं, जिनके अंदर पानी भरा हुआ है, उनके अंदर मच्छर पनप सकते हैं, डेंगू के भी और मलेरिया के भी। उसके अंदर इमीडिएटली आप मिट्टी का तेल की 2 बूंदें डाल दें, जिससे कि जो डेंगू के मच्छर हैं वो लार्वल स्टेज के अंदर ही मर जाएंगे और मच्छर नहीं पनपेंगे, जिससे कि हमें मलेरिया डेंगू बुखार नहीं होगा। और पूरी वहाँ के कपड़े पहनकर निकले, जिससे कि कोई भी मच्छर यदि होता भी है तो आपको नहीं काटे, और नीचे जुराब और मोजे जूते पहनकर निकले, जिससे कि आप इनसे बचाव करें। सीएमओ साहब, देखते हैं कि जो है मानसून के चलते लोग बारिश में भी नहाते हैं, बाइक पे चलते हैं तो भीग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर के, तो इस चीज से क्या बचाव होना चाहिए? इसके लिए जब भी बरसात हो, एक रास्ते के अंदर पेड़ के नीचे या कहीं पर भी स्थान हो, वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत मौसम में चेंज आने की वजह से वायरल फीवर होने की संभावना ज़्यादा होती है और लोगों को बुखार हो सकता है। यदि कोई बुखार होता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपना इलाज कराएं, जिससे कि वो बीमारी घातक सिद्ध ना हो सके। सीएमओ साहब, देखा जा रहा है कि खान पान को लेकर के भी जिस तरीके से मौसम बदलता जाता है, तो खान पान में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाहर का लोग यूज करते हैं, तो कितना करना चाहिए? बाहर का कटा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू डायरिया होने की संभावना काफी होती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जो है वो लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, मानसून का जो दौर है वो जारी है, सीजन जारी है। बारिश का पानी कई जगह भर जाने से मच्छरों के पनपने की बात भी यहां लगातार की जा रही है। अभी हम सुन रहे थे, आपने जो सीएमओ साहब से बातचीत की है वो बता रहे थे किस तरीके से लोगों को बचना चाहिए और किस तरीके बचाव इस सीजन में जरूरी है। मोनू, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं अस्पताल में, सबसे ज्यादा किस बीमारी क्या जो मरीज हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा बात की जाए तो चिकन जो जिस तरीके से जो 2 दिन लगातार बारिश हुई है, तो
बारिश के चलते हैं जो लोगों की दिनचर्या है वो बिल्कुल तरह गई है। जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार रोडों पर पानी भर गया है, वहीं जो है लोगों को जो जल भराव से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं जिस तरीके से बारिश पड़ी है तो लोग बीमार भी जो है पड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपनी ड्यूटी पर दिनचर्या जो काम पर निकलते हैं तो ज्यादातर देखा गया है कि बुजुर्ग और इसमें बच्चे जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बीमार आ रहे हैं वो फीवर के आ रहे हैं। ज्यादातर बुखार बच्चों को और जो है बुजुर्गों को चढ़ रहा है, क्योंकि जो मौसम रात के समय जो ठंडा होता है और दिन के समय की बात की जाए तो गर्म मौसम होता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अपने आप को बचाव करें। जिस तरीके से अगर पानी को लेकर के जो बरसात का पानी वो इकट्ठा होता है छतों पे, टायरों में या कूलर में जो होता है तो उस पर जो है मिट्टी का तेल डाल करके या पेट्रोल हल्का सा डाल दें जिससे कि मच्छर पनपे नहीं। तो इसको लेकर के या तो जो है सावधानी बरतने की बात यहाँ पर कही गई है। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके से 2 दिन जो लगातार बारिश हुई है तो उससे अभी तक जो फरीदाबाद की जो सड़कें हैं वो अभी भी जलमग्न जो है दिखी हुई है, क्योंकि अभी तक पानी की कोई निकासी नहीं की गई है। और बात की जाए तो अभी जो है अभी फिलहाल की बात की जाए तो सीकरी में अभी भी सीकरी गांव है, पटना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उसमें अभी भी लगातार जो है पानी भरा हुआ है। किसी तरीके की यहाँ पर प्रशासन ने जो है निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस तरीके से लोगों की जो दिनचर्या है वो यहाँ पर डगमगा जरूर गई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है बारिश जो यहाँ पर पड़ रही है और लोग जो है बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही भी ये मानी जा सकती है कि पहले एक तो सड़कों पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, लबालब सड़कें भरी हुई हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, और उसके बाद नगर निगम ऐसी जगहों पर कोई भी छिड़काव नहीं कर रहा है, फॉगिंग नहीं हो रही है, चाहे वो केमिकल का छिड़काव हो ताकि जो मच्छर हैं वो पैदा ना हो। तो इस तरीके की लापरवाही भी इसको माना जा सकता है। बिल्कुल चेतन, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से लगातार पानी नालों की बात की जाए, नहर की बात की जाए, जो रिहायशी इलाके से जो नाले जो गुजर रहे हैं उनमें जो है लबालब पानी भरा हुआ है। पानी की जो है बदबू दुकान यहाँ पर आ रही है, मच्छर पनपने हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी हैं यहाँ पर किसी तरीके की कोई दवाई का छिड़काव यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लगातार जो है बुखार के जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में जो है भीड़ लगी हुई है, क्योंकि रात के समय जिस तरीके से मच्छर पनपते हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग बीमार हो रहे हैं। इसको लेकर के हमें जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टरों ने भी यही कहा कि जिस तरीके से अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसमें मिट्टी का तेल जरूर छिड़काव करना चाहिए। तो यहाँ पर नगर निगम की यहाँ पर साफ तौर से लापरवाही जरूर देखी जा सकती है, क्योंकि कई जगह। जी, बहुत धन्यवाद मोनू पांचाल आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।